प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कि इसमें माथुर जी ने बताया है इस पाठ के अंदर कि किस तरह एक बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता करते समय उसे किन किन सवालों का जवाब देना पड़ता है जो उसके साथ अन्याय है। अर्थात एक बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति के साथ जिसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, उसके साथ लड़की के माता पिता उसका रिश्ता तय करने की बात करते हैं, लेकिन लड़की किस प्रकार अपनी शिक्षा के कारण उसका विद्रोह करती है या उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है। इस पाठ में ये बताया गया है कि आज भी पढ़ी लिखी लड़कियों को कुछ अनपढ़ माँ बाप अपने परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए एक अनपढ़ गंवार लड़के के साथ उसको विवाह के बंधन में बांध देते हैं, और जिस तरह उस लड़की का जीवन पूरी तरह से लगभग खराब हो जाता है। तो इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, लेखक हैं इसके जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है कि जैसे ही उनका घर में प्रवेश होता है और घर के अंदर जो थोड़ी बहुत सजावट है, कमरे को ही डेकोरेशन है, उसके बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह घर के अंदर वो प्रवेश करते हैं, और उनके पीछे है जो उनका नौकर उनको पकड़ कर रखे हुए है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस नौकर, बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेरे तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। नौकर तख्त बिछाता है, ही। बाबू हंसता क्यों है। अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यो हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़ू से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ में से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अर्थात कि जिस प्रकार हम अपने घर में कोई मेहमान आने वाला होता है और घर के कमरों की सजावट करते हैं, अर्थात घर के कमरे के अंदर रखी वस्तुओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार जो रामस्वरूप जी है वो अपने घर की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्या बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ने उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी। प्रेमा, दरी यही तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है।
रामस्वरूप दरी उठाते हुए। और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं? सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक दो। दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं है। कि हाँ, रामस्वरूप अपनी पत्नी को के ऊपर कमेंट करता है, उन पर व्यंग्य करता है। क्यों? क्योंकि वह उस पढ़ी लिखी लड़की की बार बार उनके सामने बुराई करती है अर्थात। और रामस्वरूप उन्हें कहता है कि परमात्मा ने कि बाजा दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक होता है उसको परमात्मा बनाता है, जो कृत्रिम होता है मनुष्य बनाता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी पत्नी पर कमेंट करता है, क्योंकि वो बार बार कहने से चुप नहीं हो रही है। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ठिठोली होता है मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उम्मा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी ही सुंदर हो, बिना टिम टाउन के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मूल पेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अर्थात वो लड़की पढ़ी लिखी है लेकिन दिखावे में विश्वास नहीं करती है। उसके माँ बाप चाहते हैं कि जब लड़के वाले इसको देखने के लिए आई तो लड़की उनके सामने सज धज कर प्रस्तुत हो, अर्थात उनके सामने आई। लेकिन लड़की ऐसा नहीं चाहती है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। और तुम तो रामस्वरूप बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, नए सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है न। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चादर खोल पकड़। तो जरा उधर से चादर बिछाते हुए तरतीब कि जो लड़की है, लड़की का नाम उमा है, लड़की की माता का नाम प्रेमा है, लड़की के पिता का नाम रामस्वरूप है, और जो रत्न है वो उनका नौकर है जो चादर लाने के लिए गया हुआ है। प्रेमा, नाश्ता तैयार है ना? तैयार है। मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे, अर्थात कि जो सरकारी कर्मचारी उनके अंदर नखरे ज़्यादा होते हैं, ऐसा रामस्वरूप का कहना है, इसलिए वह टाइम पर नहीं आते। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है?
कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से मतलब थोड़ा तरीके से उनके सामने प्रस्तुत हो। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। अर्थात दकियानुसी ख्याल होते हैं कि जो संकीर्ण विचारों के लोग होते हैं उनको दकियानुसी कहा जाता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो। अर्थात पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, लेकिन उन लोगों के विचार है जो निम्न है, तुच्छ विचारों के व्यक्ति हैं। लड़का उनका पढ़ा लिखा है, खुद वकील है, लेकिन लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। प्रेमा और लड़का, रामस्वरूप बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। अर्थात BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, कि शादी का सवाल दूसरा होता है, शिक्षा का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है रतन, कोई आते हैं। अर्थात कि जब प्रेम और रामस्वरूप आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वो आ जाते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झाँककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गई। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कम वक्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, किवाड़ों पर दरवाजे पर कोई आता है, तब दरवाजे को खटखटाता है। रामस्वरूप, हैं आइए आइए, हैं, मतलब हंसते उनका स्वागत करता है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, जो कि का नाम है वो शंकर है और शंकर के पिताजी का नाम है बाबू गोपाल प्रसाद। वो दोनों उमा नामक लड़की को देखने के लिए उनके घर आते हैं। आंखों से लोग चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है। उनका लड़का कुछ खिस निपोरने वाले नौजवानों में से एक है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी झुकी कमर इनकी खासियत है। अर्थात वो उनकी कमर झुकी हुई है, पतली आवाज़ है, शर्मिला स्वभाव है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं, इधर तशरीफ लाइए इधर। अर्थात उनको बैठने के लिए उनसे आग्रह करता है। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेंत गिर पड़ता है। बेंत होता जो उनके जो, क्योंकि लड़का है जो उसको चलने में कुछ दिक्कत है, उसके साथ वो अपनी लकड़ी के सहारे चलता है। रामस्वरूप, यह बेंत लई मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तब रामस्वरूप उनसे पूछते हैं कि क्या आपको यहाँ पहुँचने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? गोपाल प्रसाद खंकार कर, अर्थात खंगारा करते हैं, दिखावटी खांसी निकालते हैं। तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, हैं, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा काम आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हैं हंसते हुए, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ।
कहने का मतलब है कि एक आध साल वो ड्रॉप हो जाता था, पेपर पढ़ाई सही नहीं कर पाने के कारण वो पहले ही एडवांस बताता है। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी भलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न तो कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खिंचे निपोड़ते दर्द। वो दोनों अपने बचपन की बातें कि इस प्रकार वो जब पढ़ाई करते थे उस समय स्कूल में क्या क्या खेलते थे, इस तरह की बातचीत में मगन है रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ, उस जमाने की बात तो दूसरी थी, हैं हंसते हुए। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे? जनाब मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फराटे की, आजकल के एमए भी मुकाबिला नहीं कर सकते। अर्थात वो अपने पढ़ाई को बढ़ा चढ़ाकर उजागर कर रहे हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप हैं हंसते हुए, जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। शंकर भी ही करता है। अर्थात कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद को हंसता हुआ देखकर शंकर भी दिखावटी हंसी हंसता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत तो हो जाएगी। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बेच समझकर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकलीफ करते हैं? रामस्वरूप, हैं तकलीफ किस बात का है? हैं यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाई, वरना मैं किस काबिल हूँ। हैं माफ कीजिएगा, जरा अभी हाजिर होगा। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी पूरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। गोपाल प्रसाद अंदर ही अंदर सोचता है, शंकर जी अपने बेटे से बातचीत करता है कि आदमी तो बहुत अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा है, मकान भी अच्छा है, लड़की पता नहीं कैसी है। ऐसे दोनों बाप बेटा बात करते हैं। शंकर कुछ कंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं, एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप, हैं कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर खंगार कर सुना है, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढंग हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्त्री गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए
गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद, बीच में ही यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले ही भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही हो। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, है, यह तो आपका मेरा ऊपर भारी एहसान है, हंसते हुए। गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल और बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तो तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। अर्थात कि गोपाल प्रसाद इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लड़कियों को अधिक पढ़ाना लिखाना की उनकी सोच नहीं है। अर्थात उनके लड़के ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीए एमए किया हुआ है, लेकिन जो लड़की है वो सिर्फ अंडर मैट्रिक ही चाहते हैं, मैट्रिक पास ही चाहते हैं। उनका मानना है कि कोई ना तो पॉलिटिक्स में भेजना है, ना ही उन्हें कहीं नौकरी करवानी है। और उनका मानना यह भी है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अंग्रेजी के अखबारों को ज़्यादा पढ़ती है। इसलिए उनकी सोच ये है कि कम पढ़ी लिखी लड़की को ही अपने लड़के की वो पत्नी बनाना चाहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाकी का जो इस लेसन का भाग है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।